Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Diwakar Verma and you are watching GS Tales. GS Tales के इस न्यूज एंड शॉर्ट एनालिसिस एनएसए के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Let's move on to the first article straight away. Regulators' guidelines on Rajasthan power lines flout Supreme Court orders threaten the Great Indian Busters. ये ग्रेट इंडियन बस्टर के बारे में एक आर्टिकल है, काफ़ी सेंसिटिव आर्टिकल है ना, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो चीफ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर है उसने अभी एक नया गाइडलाइंस जारी किया है जिसमें कि 33 किलोवाट से ऊपर की जो पावर लाइंस हैं वो ज़मीन के नीचे से नहीं निकाली जाएंगी, उनको ऊपर ही रखा जाएगा. अब इससे क्या होगा, इससे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्स हैं वो जाके उसमें कोलाइड करेंगे और उनकी जो डेथ होती है वो रेट मेंटेन रहेगा, है ना. तो इसी के बारे में है ये. आई होप मैंने इस से आपको अवगत करा दिया है. चलते हैं अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसके लिए ज़रूरी है. ये है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्स, काफ़ी खूबसूरत सा पक्षी है. एक्चुअली इसके बारे में तमाम फैक्ट्स हैं जो मैं आगे वाले स्लाइड्स में ही डिस्कस करना चाहता हूँ कि साथ ही साथ. सो लेट्स मूव विद दैट. जैसे कि इसमें क्या है, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उन्होंने कहा है ना, इंडिया की चीफ पावर रेगुलेटर मतलब शीर्ष पावर रेगुलेटर है, उसने कहा कि जो 33 किलोवाट के नीचे जितने भी वो हैं पावर लाइन्स उसको ये हो गया उसको हम ऊपर ही रखेंगे. तो ये एक थोड़ा सीरियस इशू हो जाएगा ना, क्योंकि क्या है कि अब इतना हैवी पावर वाला, ठीक है, इतना हैवी पावर वाला पावर लाइन्स इससे वो कोलाइड होंगी मोस्टली. इसके पहले भी यही होती थी, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सबको अंडर द अर्थ ज़मीन के अंदर से पावर लाइन्स बिछाई जाएं. तो उससे अब ज़्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं, है ना. ग्रेट इंडियन बस्टर्स के लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता जब वो पावर लाइन से जाके कोलाइड करती हैं, तो ज़्यादा बड़ा कारण था उनके डेथ का. ठीक है, एक तो बड़ी पक्षी होते हैं, ठीक है, बड़े पक्षी होते हैं, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड, ठीक है, सबसे बड़े पक्षी ऐसे हैं जो उड़ सकते हैं. ठीक है, तो हाई टेंशन पावर लाइन्स इन राजस्थान एंड गुजरात फ्रॉम सोलर पावर प्लांट्स ऑफन ले इन द फ्लाइट्स उनके रास्ते में आते हैं, जिसकी वजह से कोलाइड हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है, तो ये एक बड़ा ही मतलब सीरियस केस था जो गया सुप्रीम कोर्ट में भी गया. सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अपना डिसीजन भी दिया, लेकिन फिर अभी क्या होगा, यही आ रहा है कि नहीं 33 किलोवाट से जो नीचे के हैं वही ज़मीन के अंदर से पावर लाइन्स बिछाई जाएंगी. ठीक है, अब समस्या ज़्यादा गंभीर क्यों हो जाती है, क्योंकि तमाम माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ना जो कि इनसे कोलाइड करती हैं, जिनकी डेथ हो जाती है. लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर के साथ समस्या है कि कुल मिला के 150 के आसपास तो उनकी पॉपुलेशन ही बची है. अब इसमें भी अगर उनकी कंजर्वेशन के लिए मतलब फुली हार्टेड एफर्ट नहीं किया गया तो क्या है, तो वो कुल मिला के एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे, विलुप्त ही हो जाएंगे कुछ दिन में ना. जैसे कि अभी कल की स्लाइड्स में कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि एशियाटिक चीता 1952 में एक्सटिंक्ट हो गए. ठीक है, अब ये दूसरा एक बहुत ही खूबसूरत सा पक्षी है जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, अगर पूरी तरीके से पूरे मन से प्रयास नहीं किया गया इसको सेव करने का. ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान भी है, ठीक है, राजस्थान का स्टेट बर्ड है, लेकिन राजस्थान में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं. तो कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन जो है सो वही है. ग्रेट इंडियन बस्टर्स द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान इज कंसिडर्ड इंडिया मोस्ट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड. ठीक है, इसका ये स्टेटस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड है. ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड, ये IUCN स्टेटस है इसका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. कंसिडर फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज. फ्लैगशिप मतलब होता है कि किसी भी इकोसिस्टम का जिसमें
उसके रहने से उसके इकोसिस्टम का हेल्थ डिसाइड हो, उससे हेल्थ के बारे में पता चले। ठीक है, तो ग्रासलैंड, जिस भी ग्रासलैंड इकोलॉजी में ये रहते हैं, वहाँ से पता चलता है कि हाँ उसकी हेल्थ ठीक है। इनकी इनकी पॉपुलेशन मोस्टली तो राजस्थान और गुजरात में ही पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं खाली वहीं पाई जाती है, नॉट ओनली बट आल्सो इन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड इवन इन स्मॉल नंबर्स इन मध्य प्रदेश एज वेल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इनको थ्रेट क्या है? थ्रेट वही है, पावर लाइन से कोलिजन, इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब बिजली के झटके से मर जाना, और हंटिंग हंटिंग भी होता है, स्टिल प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक एरिया है चोलिस्तान जिसे कहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो इंडिया का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है जो राजस्थान में है जैसलमेर में, वहाँ से ये लोग उड़ के जाते हैं पाकिस्तान के चोलिस्तान में। चोलिस्तान में चोली दामन का इनका साथ मिलता नहीं, तो वहाँ पर इनकी हंटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसके बाद क्या, हैबिटेट लॉस हो गया, अल्टरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन। खेती करने के लिए लोगों को ज़मीन कम पड़ रही है, तो जाके इन्हीं के एरिया में मतलब घुसपैठ कर दे रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब इनका क्या है कि कंजर्वेशन स्टेटस अगर देखा जाए तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैंने बताया IUCN का। ठीक है, कन्वेंशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा साइट्स जो है उसका अपेंडिक्स 1 का पार्ट है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS का अपेंडिक्स 1 का पार्ट है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 का पार्ट है। कुल मिला के देखा जाए तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्पीसीज है कि सबके एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट अपेंडिक्स या शेड्यूल का पार्ट है। ठीक है, तो इसकी सेफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी खूबसूरत सा पक्षी है। अगर एक्सटिंक्ट हो जाता तो मतलब दुख वाली, बहुत बड़ी दुख वाली बात है। मेजर्स टेकिंग टू प्रोटेक्ट GIB। नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान्स, कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी इन डेजर्ट नेशनल पार्क। अभी जैसे मैंने बताया डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के जैसलमेर में है, 2019 से वहाँ पर लोकल लेवल पे कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी मतलब इन सिटू ब्रीडिंग फैसिलिटी इस्टेब्लिश की गई है, जिससे कि उनको लोकली सेव किया जाए और उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बाय राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम एक खूबसूरत आर्ट के वो देखेंगे। इसमें क्या है कि बताया मैंने, हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड दैट कैन फ्लाई। ठीक है, अच्छा इसके बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इंडिया के नेशनल बर्ड के लिए भी कंसीडर किया गया था। ठीक है, नॉमिनेट किया गया था उसमें और सीरियसली कंसीडर भी किया गया था। अलग चीज़ है कि पीकॉक को ही बनाया गया, लेकिन डेफिनेटली ये डिजर्व करता है। कितना खूबसूरत सा पक्षी है, 3.3 फीट टॉल होता है, 18 किलोग्राम के आसपास इसका वेट होता है। 2011 में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया और 150 कुल मिला के लगभग इनकी जो है पॉपुलेशन है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने बता ही दिया कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगह पे पाए जाते हैं। इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान में जाते हैं जहाँ पर इनकी हंटिंग हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब इम्पोर्टेंस देखिए, इससे क्वेश्चन आ चुका है। UPSC 2020 में प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ चुकी है। विथ रेफरेंस टू इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। आपको जो है यहाँ पर ये नो वाला जो पॉइंट है यहाँ पर रेड फ्लैग अलर्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि कुछ तो लोचा है। नो ह्यूमन हैबिटेशन कैसे हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ तो हैबिटेशन रहता होगा ना। अब ये भी हम लोग देख रहे हैं कि हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस हो रहा है तो कौन, इंसान ही कर रहा है। इंसान कर रहा है तो मतलब कि वहाँ पर कुछ तो रहते होंगे। तो ये जो मतलब रेड फ्लैग साइन है, इसको आपको याद रखना चाहिए खास तौर से। ठीक है, नो ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, ह्यूमन हैबिटेशन कुछ ना कुछ तो होगा ही। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसी के बारे में तो पूरा आर्टिकल है सर। तो डेफिनेटली यस, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो कुल मिला के अगर इसका देखा जाए, इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड को छोड़ दिया जाए, सेकंड वाला तो गलत है ना।
सेकंड को गलत काट दिया जाए तो कौन कौन से बचते हैं फिर बचेगा उसमें, जिसमें भी 2 2 है, 2 2 सब में फर्स्ट में है और सेकंड में है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है, और ये भी कट गया, तो जिसमें 2 2 कट जाएगा 1 3 यही बचेगा, तो सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन को मैंने दिखाने की कोशिश किया इसमें कैसे हटाते हैं। नो ह्यूमन जो था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, नो ह्यूमन, इसी को देखना था। बाकी मैंने इसको हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी लेके आए हैं, जो हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं। Now moving on to the next article, that is India's movement under the diplomatic sun must be used। बड़ा ही सीरियस सा टॉपिक है और ये बता रहा है कि इंडिया का जो G20 प्रेसिडेंसी है उसको कितना बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है, कुल मिला के वही है इस आर्टिकल में। तो चलिए देखते हैं। न्यू दिल्ली इज ऑन द जियो पॉलिटिकल हाई, डेफिनेटली इतनी सारी मीटिंग हो रही है। G20 के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई अभी मार्च 1 से 2 के बीच में। G20 के फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई फरवरी 22 से 25 में। क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई मार्च 3 में ना, और रायसीना डायलॉग हुआ मार्च 2 से 4 के बीच में। और फिर एक और था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जनवरी 12 से 13 के बीच में हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग वैसे ध्यान नहीं देते हैं लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट क्या है कि अभी एक वो कह सकते हैं कि टसल सा चल रहा है, ठीक है, कि कौन उस पर कंट्रोल करेगा। अभी अगर आपको दिखाएं कि ये हो गया आपका ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ठीक है। क्या हो गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? Why the fan is not working? So we'll discuss it in some other articles, ठीक है। फिलहाल मैं वैसे ही बता देता हूँ कि 2 ब्लॉक बने हुए हैं। एक तो जो डेवलप कंट्रीज़ का है, जो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं और वो सोचते हैं कि हम जो है पूरा वर्ल्ड डोमिनेट करें, पूरे वर्ल्ड पे हमारा जो डोमिनेशन हो। बाकी जो थोड़े डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, उन्हें ग्लोबल साउथ में कंसीडर किया जाता है, जिसमें कि चाइना और इंडिया भी अपने आप को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल नॉर्थ में तो जो डेवलप्ड हो गए, ठीक है, वो उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन जो ग्लोबल साउथ है उसमें इंडिया और चाइना की होड़ लगी रहती है कि हम इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो वो जो मैंने अभी ब्लॉग बताया था उसका इम्पोर्टेंस यहाँ से पता चलता है। फॉर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर कोटेड बाय ग्रेट पावर्स। अभी क्या है, अभी करंटली इंडिया की इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर की कुछ प्रेजेंस तो एहसास होती है, पूरी दुनिया मानती है। अब चाइना का जो मतलब अननेसेसरी एग्रेशन है उसकी वजह से क्या होता है कि जो पूरा वर्ल्ड है, जो पूरा ग्लोबल लीडर्स हैं, वो उस चाइना के एग्रेशन को का एक जियोपॉलिटिकल अल्टरनेटिव इंडो पैसिफिक रीजन में देखते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन मीन्स वही इंडिया, ठीक है, इंडिया की तरफ देखते हैं। तो वहाँ से भी इंडिया की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नज़र आती है, थोड़ी सी उसको सपोर्ट मिलता है। कंटेम्प्रेरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिंग द फॉल्ट लाइन्स ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जैसा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने अपने किताब में लिखा है द इंडिया वे, उनकी जो बुक है द इंडिया वे, ठीक है, ये आजकल बहुत हॉट टॉपिक है मिस्टर एस जयशंकर, तो उनकी बुक को भी पूछा जा सकता है, ठीक है, द इंडिया वे। उसमें उन्होंने कहा है कि हम अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको किस बेस पे एडवांस कर रहे हैं ना, जो ग्लोबल कॉन्ट्राडिक्शन है, ग्लोबल कॉन्ट्राडिक्शन उसके बेस पर जो अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं उसको एक्सप्लॉइट और आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ग्लोबल कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली क्या इसमें इंडिया ना तो उनके सैंक्शंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और ना ही रसिया से तेल खरीदने में कोई कोताही कर रहा है, और ना ही जो रसिया के खिलाफ वोटिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एक कॉन्ट्राडिक्शन सा है, ग्लोबल कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, तो उससे जो इंटरेस्ट इंडिया का सर्व हो रहा है वो वहाँ से जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एस जयशंकर ने इसी बात को अपनी बुक द इंडिया वे में मेंशन किया है,
ठीक है। अब न्यू दिल्लीज मूवमेंट इन द सन इज़ नॉट विदाउट इट्स इनहेरेंट चैलेंजेस। इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। चैलेंजेस वही है कि अगर आप जैसे ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में चाइना आएगा आपका, और चाइना के साथ साथ चाइना का जो मतलब कोलैबोरेशन हो पाकिस्तान और रसिया के साथ भी बहुत क्लोज है करंटली, ठीक है। और G20 का जो चेयरमैनशिप है इंडिया के पास इस साल, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चेयरमैनशिप है वो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की, ठीक है। वो दोनों इस साल चलेंगी, इस साल के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो चाइना ऐसे ही नहीं, इसका जो ग्लोबल लीडरशिप, ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप का एडवांटेज इंडिया को करंटली मिला हुआ है, उसको ऐसे तो जाने नहीं देगा, है ना। वो अपने आप को खुद एक वर्ल्ड पावर घोषित करता रहता है। तो ये टसल है इंडिया के साथ, ये चैलेंजेस है इंडिया के साथ करंटली। तो बैलेंसिंग अपोजिट हैज़ इट्स लिमिट। और ये जो चैलेंजेस हैं चाइना का मेन खास तौर से, उसके अपने, उसको बैलेंस करने के अपने लिमिट हैं। आप मतलब कम्प्लीटली चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते कि हाँ हम चाइना को दरकिनार कर दें और वेस्ट का साथ पकड़ लें, ठीक है। उससे क्या होगा, हमें सबसे बड़ी समस्या तो हमारे साथ ये हो सकती है कि रसिया भी दरकिनार हो जाएगा। ऑब्वियस सा रीज़न है, अगर हम चाइना को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं और वेस्ट का साथ पकड़ लेते हैं उसके पोल में, तो रसिया का साथ चाइना को बहुत आराम से मिल सकता है। तो वो हमारी जो बैलेंसिंग अपोजिट्स है उसकी ये लिमिटेशन है, ठीक है। और फ्यूचर में कुछ चाइना के साथ अगर हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसको भी हमें कंसिडर करके चलना होगा, उसको भी हमें ध्यान देना होगा ना। तो वही जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो करंटली जो डिवाइड है उसको ब्रिज करना, उसको जोड़ना, उस डिवाइड को ख़त्म करना एक अच्छी बात तो है ही है। लेकिन लगातार ऐसे फंसे रहना इंडिया, रसिया, चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज़ खासतौर से USA के बीच में, और कोई डिसीजन ना ले पाना भी ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। Now moving on to the next article, that is same to the previous article. Away from the spotlight, India holds conference of global intelligence chiefs. ये भी प्रीवियस आर्टिकल की तरह ही एक आर्टिकल है जिसमें रायसीना डायलॉग की ज़्यादा बात की गई है, ठीक है। ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ्स की मीटिंग हुई हुई रायसीना डायलॉग में, जिसमें कि लगभग 26 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अच्छा, ये रायसीना जो डायलॉग है इसके लिए इम्पोर्टेंस है प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ पॉइंट्स है जैसे कि ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ये हो गया। और जो सिंगापुर का सांग्री ला डायलॉग है, सिंगापुर का सांग्री ला डायलॉग, उस दो बेस पे अपना ये रायसीना डायलॉग होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें मोस्टली डिफरेंट कंट्रीज़ के खासतौर से फॉरेन मिनिस्टर्स एंड अदर मल्टी स्टेक होल्डर्स, मीडिया पर्सनल, इकोनॉमिक पर्सनल, है ना, या और भी बिजनेस पर्सनालिटीज़, ये सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाए, किस तरीके से आगे हमारी वे फॉरवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। लार्जली ऑन द ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में मोस्टली रहता है, जिसमें इनके पास काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल आर्म्स स्मगलिंग। आप देख लीजिए ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये मतलब ग्लोबल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम आप रटे रटाए होने चाहिए। काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इलीगल आर्म्स स्मगलिंग आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड्स हैं, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। नाउ रायसीना डायलॉग के बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये इंडिया का प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। कमिटेड टू एड्रेसिंग मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी। 2016 में शुरू हुआ था, दिल्ली में होता है हर साल, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये मल्टी स्टेक होल्डर ये सब मैंने बता ही दिया कि हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल पार्टिसिपेट करते हैं, मीडिया पार्टिसिपेट करती है, एकेडमिया, प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस कम्युनिटी, ये सारे लोग। अच्छा, कौन कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF, ठीक है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों लोग मिलके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। नाउ बहुत ही सेंसिटिव आर्टिकल है ये। डोंट पैनिक, तमिलनाडु पीपल आर नाइस एंड फ्रेंडली, ठीक है।
ये एक आर्टिकल है, अभी बहुत कुछ दिनों से चर्चा में है लगातार कि जो तमिलनाडु से जो वर्कर्स हैं ना, माइग्रेंट वर्कर्स, वो भाग भाग के बिहार अपना आ रहे हैं, जो बिहारी वहाँ पे थे। तो उसके बारे में एक अफवाह रूमर फैली थी कि वहाँ पर उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो फिलहाल देखिए, इस पे गवर्नमेंट ने अपना मतलब जांच की कमेटी बनाई है, और दोनों तमिलनाडु की गवर्नमेंट और बिहार की गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही हैं। तो बाद में जो भी निर्णय आएगा, जो भी निकल के आएगा, वो देखा जाएगा। लेकिन करंट टाइप पे जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो ये है कि ये सिर्फ र्यूमर है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, तमिलनाडु के गवर्नर रवि अश्योर्स माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, कि आप पैनिक ना करें, तमिलनाडु के लोग अच्छे और फ्रेंडली हैं। तो करंटली हम यही मान के चल सकते हैं कि फ़िलहाल तो मतलब वहाँ पे सब ठीक ठाक है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन जो भी ये र्यूमर फैला है ना, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? वहाँ से लोग भाग के आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से लोग भाग के आ रहे हैं, तो उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है तो ख़त्म ही हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रहा है। आगे मतलब यहाँ बिहार में अपने घर पहुँचेंगे तो यहाँ पे कंजेशन बढ़ेगा, ठीक है, जो उनका जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो और ख़राब होगी। फिर इससे क्या होता है कि इससे देश में ना माहौल बहुत ख़राब होता है। अभी आप महाराष्ट्र का केस बहुत पॉपुलर है इस केस में, मतलब ऐसे एक सन्स ऑफ द सॉइल, ठीक है, एक सन्स ऑफ द सॉइल करके कॉन्सेप्ट है, सन्स ऑफ द सॉइल, जिसमें कि जो यहाँ के हैं, ठीक है, जो मतलब क्या बोलते हैं, जो वहाँ पे पैदा हुआ है, जैसे कि महाराष्ट्र में जो पैदा हुआ है वही वहाँ पर जॉब कर सकता है। ये ऐसा सन्स ऑफ द सॉइल कॉन्सेप्ट की बात है, ठीक है। ये मतलब महाराष्ट्र से हो गया, या ये तमिलनाडु का करंटली जो चल रहा है। और अगर आप इंटरनेशनल पे इस चीज़ को देखें तो ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब पिछले कुछ 5-6 साल पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई थी कि वहाँ जो कैब ड्राइवर्स हैं या और भी जो वर्कर्स हैं उनको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा था, कितनों की तो डेथ हो गई थी। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये थोड़ा क्या होता है ना, इसमें इनसेंसिटिविटी ऑफ द पीपल आ जाती है और वो र्यूमर का शिकार हो जाते हैं। जबकि क्या है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत कि आप कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर अपना मतलब काम धंधा भी कर सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, घूम टहल सकते हैं किसी भी जगह पे, ये आपका राइट है। मतलब ये इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिया के जो स्टेट्स उनको अलग अपना मतलब अस्तित्व का अधिकार नहीं है, वो यूनियन ऑफ स्टेट जो इंडिया है उस इंडिया का एक पार्ट है, उस यूनियन का एक पार्ट है, ठीक है। तो अलग से कुछ ये ना सोचे कहाँ ये मेरा स्टेट है या तमिलनाडु हो गया या ये बिहार हो गया, वो खाली एक मिसकॉन्सेप्शन है। र्यूमर के चक्कर में लोग भाग भाग के वहाँ से आ रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिलहाल देखा जाएगा कि बाद में क्या निकल के आता है। हालांकि करंट स्टैंड देखा जाए तो यही है कि सिर्फ र्यूमर है, ठीक है। तो इस एक सेंसिटिव टॉपिक है, आपका GS1 में या सोशियोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंटली पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। फिलहाल बाद में अभी इस पे ट्यूटोरियल्स और बाद में आएंगे ही, तो देखा जाएगा क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। चाइना इंक्रीजेज डिफेंस स्पेंडिंग बाई 7.2%। कुल मिलाकर जहाँ देखिए सब चाइना 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 ना, तो वही ग्लोबल साउथ का लीडर कौन बनेगा, इंडिया की चाइना, दोनों में होड़ लगी हुई है। ये एक ऐसा इशू है, चाइना ने अपना डिफेंस स्पेंडिंग 7.2% बढ़ा दिया है। ये तो सिर्फ न्यूज़ में आया, सिर्फ चाइना का जो ऑफिशियल है, कितना तो अनऑफिशियल उसने बढ़ाया होगा, कितना होगा वो तो सिर्फ वही जानता है, ठीक है। कितना है उसका, $225 बिलियन, जो कि 2023 में $225 बिलियन उसने अपना डिफेंस बजट बनाया है। क्यों? नीडेड टू डील विथ कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस। कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस चाइना के लिए क्या क्या है? यही कि साउथ चाइना सी में पूरा कब्जा कर ले 9 डैश लाइन के थ्रू, अपने पड़ोसियों को डराता धमकाता रहे, ठीक है। इधर इंडियन ओशियन में अपने जहाज़ हमेशा इधर से उधर घुमाता रहे, फैलाता रहे, सबकी जासूसी करता रहे, निगरानी करता रहे, ठीक है। लिटोरल कंट्री जो हो गई आपका
बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, इन लोगों को टिप ट्रैप पॉलिसी में फंसाता रहे। और उसके बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इंडिया का बॉर्डर पे है ही है। पुलवामा अटैक हो गया, डोकलाम का अभी मुद्दा चल रहा है, लगातार डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। तो यही सब है इनके कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंज, इसी की वजह से अपना बजट जो डिफेंस का बजट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, रही बात ये कि खाली यही नहीं बढ़ा रहे हैं, जापान हो गया जो कि काफ़ी पीसफुल कंट्री माना जाता था, उसने कभी आर्मी नहीं बनाई अपनी, वो कोई अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। साउथ कोरिया बजट बढ़ा रहा है। एशियन कंट्री जितनी भी हैं सारी बढ़ा रही हैं। फिलीपींस हो गया, ठीक है। अभी क्या हुआ था, अभी आपको पता ही है कि फिलीपींस और चाइना का थोड़ा सा फेस ऑफ हुआ था उनकी मतलब शिप्स के बीच में, जिसमें चाइना ने लेज़र लाइट से उस पर अटैक किया था। थोड़ी देर के लिए तो सारी चकाचौंध हो गए थे, अंधे हो गए थे जो फिलीपींस के सिप वाले थे, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे चल रहे हैं और वो इतना अभी जो $225 बिलियन इसका चाइना का जो बजट है डिफेंस का, वो इंडिया का 3 टाइम्स है। इंडिया का कितना है, $72.6 बिलियन, चाइना का है इंडिया का 3 टाइम्स। तो इंडिया कैनॉट इग्नोर दिस, ठीक है, इतना ज़्यादा डिफेंस बजट। एक तो वैसे ही है कि डिफेंस में कुछ भी हो तो हो, लेकिन इसका ट्रेड नहीं रुकना चाहिए। और दूसरी चीज़, इंडिया के साथ अक्सर इसका टसल चलता रहता है, तो हमें भी इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्यों बढ़ा रहे हैं और क्या कहाँ कहाँ वो अपना इसको यूटिलाइज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए, ये उनका एक जो डिफेंस मिनिस्टर होंगे शायद, उनका एक स्टेटमेंट है कि द आर्म फोर्सेस शुड इंटेंसिफाई मिलिट्री ट्रेनिंग। अभी कह रहा है कि और भी ज़्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग को बढ़ाओ, ठीक है, अपनी तैयारी और बढ़ाओ। डेवलप न्यू मिलिट्री स्ट्रेटजी गाइडेंस, नए मिलिट्री स्ट्रेटजी गाइडेंस डेवलप करो। ग्रेटर एनर्जी के साथ ट्रेनिंग करो कॉम्बैट कंडीशंस की ना। मेक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन मिलिट्री वर्क इन ऑल डायरेक्शन एंड डोमेन्स। ऑल डायरेक्शन एंड डोमेन्स, स्पेस में भी कर रहा है, हाँ, पानी में भी कर रहा है, लैंड में भी कर रहा है, बॉर्डर पे सब कर ही रहा है। तो इसीलिए सब जगह पे अपनी तैयारी बढ़ा रहा है। उसके साथ साथ उसने अपने मिलिट्री की तारीफ भी करी कि उसने पिछले साल जो है अच्छे से सारे ऑपरेशन को कैरी आउट किया, जिसमें क्या था, उन्होंने रिलेटेड टू बॉर्डर डिफेंस, मैरीटाइम राइट्स प्रोटेक्शन ना, वही साउथ चाइना सी वाला, काउंटर टेररिज्म, स्टेबिलिटी मेंटेनेंस, डिजास्टर रेस्क्यू एंड रिलीफ, कोविड-19 रिस्पॉन्स, वही जीरो कोविड पॉलिसी, जिसके चक्कर में पिछली बार चाइना का जो ग्रोथ रेट था वो अराउंड 3 पॉइंट समथिंग था, वो भी काफ़ी डाउन था, ठीक है। उसमें भी आर्मी का उन्होंने इस्तेमाल किया। पीस कीपिंग, मर्चेंट शिप स्क्वाडिंग, इन सारी जगहों पे वो अपनी आर्मी की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है हमारा वनडे एग्जाम स्पेशल। इसमें मैं लगातार इसका जो लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड पॉइंट्स सब कुछ बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स पास आ रहा है। प्रीलिम्स आर कमिंग, जो कहते हैं ना विंटर्स आर कमिंग, हॉलीवुड मूवीज़ में वैसे प्रीलिम्स आर कमिंग। शाहजहाँपुर यूपी टॉप्स जल जीवन रैंकिंग, ठीक है। जल जीवन रैंकिंग में यूपी का जिला है शाहजहाँपुर, उसने टॉप किया है। 22nd फीफा मेंस वर्ल्ड कप अभी कतर में हुआ, नवंबर से दिसंबर के बीच में पिछले साल। फर्स्ट टाइम एन अरब कंट्री ने होस्ट किया, पहली बार किसी अरब कंट्री ने, कतर जो कि अरब कंट्री उसने होस्ट किया। और सेकंड टाइम किसी एशियन कंट्री ने, 2002 में, इससे पहले जापान और साउथ कोरिया ने होस्ट किया था, और कतर सेकंड एशियन कंट्री है, पहला अरब कंट्री है, ठीक है। कुल 32 टीमों में पार्टिसिपेट किया। लाइव इसका मस्कट था, फुटबॉल नेम अल रिहला था, जिसको कि जर्मन कंपनी एडिडास ने बनाया था, ठीक है। एडिडास ने लगातार 14वीं बार ये फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल का निर्माण किया है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट होता है फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप, तो पूछे जा सकते हैं। सेकंड फेज ऑफ द सारी फेस्टिवल विरासत celebrated 75 Handloom Sari of India from 3rd to 17th January 2023 at हैंडलूम हाट, जनपद न्यू दिल्ली, ठीक है। तो सारी फेस्टिवल जिसको विरासत बोला गया, ये सेकंड फेज था। न्यू दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया गया, जिसमें कि 75 हैंड वूवन साड़ी ऑफ इंडिया को दिखाया गया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन कोलकाता।
कोलकाता। कोलकाता माने वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या होता है? चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन कोलकाता में उन्होंने इनोग्रेट किया। कैप्टन शिवा चौहान बिकम्स फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। फर्स्ट वुमेन, वो भी नाम शिवा चौहान, क्या बात है। तो शिवा चौहान, शिवा मतलब भगवान शंकर से रिलेटेड उनका नाम है। वो तो कैलाश पे रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। सियाचिन भी ग्लेशियर, ये पहाड़ भी है ना, पर्वत ही है। तो कैप्टन शिवा चौहान को जो है पहली ऐसा वुमेन ऑफिसर हैं, पहली महिला ऑफिसर हैं जिन्हें सियाचिन पे डिप्लॉय किया गया। वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। फ्रीजियन कैप। फ्रीजियन कैप ये मस्कट है जो पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2014 में यूज होगा। तो इसमें 2-3 इन्फॉर्मेशन, एक तो फ्रीजियन कैप मस्कट है, और अगला ओलंपिक जो होगा पेरिस में होगा और 2024 में होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। चिरंजीवी साहब को चुना गया इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। आई डोंट नो उनकी कोई मूवी आई थी कि नहीं आई थी। हाँ, रामचरण के साथ कोई आई थी। कासिम जोमार्ट टोकायो। कासिम जोमार्ट टोकायो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। कजाकिस्तान। अजीब सा नाम है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। सब टाइटल भी अपना लिया है क्या? जो पुकारू नेम होता है सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू अनाउंस टू सेट अप ₹101 करोड़ सीएम सुखाश्रय सहायता कोष फॉर द डेस्टिट्यूट इन द स्टेट। मतलब 101 करोड़ का इन्होंने फंड एक सेट किया है, जिसमें सुखाश्रय सहायता कोष के अंतर्गत उन लोगों के लिए होगा जो डेस्टिट्यूट होंगे, जो मतलब भूले बिछड़े या घर से निकाल दिए गए होंगे, उन लोगों के लिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने बताया कि 40 कांग्रेस एमएलए एग्री किए हैं अपने पहली सैलरी से 1 लाख रुपया देने का। ठीक है, ये तो बढ़िया काम किया एमएलए ने। सारी कंट्रीज के सारे एमएलए को ऐसा करना चाहिए। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू एबॉलिश द रिवेन्यू पॉलिसिंग सिस्टम इन द स्टेट। रिवेन्यू पॉलिसिंग सिस्टम इन द स्टेट मतलब उत्तराखंड में खत्म हो गया। रिवेन्यू पॉलिसिंग क्या होता है कि ऐसी पॉलिसिंग, जैसे रिवेन्यू जो है एक सिविल डिपार्टमेंट है। ठीक है, सिविल डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो जब पुलिस के फंक्शंस एंड पावर को एक्वायर करें, उस तरीके से काम करें, तो वो रिवेन्यू पॉलिसिंग हो जाता है। ठीक है, ये पुराना अपना क्या बोलते हैं कॉलोनियल टाइम का पॉलिसिंग सिस्टम चला रहा था, जिसको कि उत्तराखंड ने ख़त्म कर दिया। अभी इसके पीछे कोई केस था, कोई बच्ची थी 19 साल की, अंकिता कुछ नाम था उसका मर्डर हो गया था, तो बड़ा सब प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था, उसी के चक्कर में ये ख़त्म हुआ उत्तराखंड में रिवेन्यू पॉलिसिंग सिस्टम। यूके इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव एन ओमिक्रॉन वैक्सीन। ठीक है, ओमिक्रॉन वैक्सीन यूके ने अप्रूव किया, जो पहली कंट्री थी। 9th इंडिया थाईलैंड जॉइंट कमीशन मीटिंग इन बैंकॉक। डूरंट कप फुटबॉल स्टार्टेड इन कोलकाता। 83 मिलियन टन मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज इन इंडिया। मैक्स वर्स्टापन won Abu Dhabi Grand Prix. China has appointed Qin Gang, its ambassador to the US and trusted aide of President Xi Jinping to be its new foreign minister. अभी कल के सेशन में ये मैंने इंक्लूड किया था। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और क्विन गैंग के बीच में जो है बातचीत हुई थी, तो इसमें उसने कहा था कि जो बॉर्डर इशू है उसको G20 पे ना उठाएं। ठीक है, तो वही उन्हें अपना नया फॉरेन मिनिस्टर चाइना ने अपॉइंट किया है। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस इन कन्नूर केरला में इनॉग्रेट किया गया इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस। Smart program launched for Ayurveda professional to boost research and development in Ayurveda under Ministry of Ayush, Government of India. Smart program, अब आयुर्वेदा में भी स्मार्ट प्रोग्राम होगा, अच्छी बात है, होना चाहिए। इसमें आयुर्वेदा के प्रोफेशनल्स
के लिए, जिससे कि उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट आयुर्वेद में बढ़ सके। ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ चिलई कलान इन कश्मीर वैली, 44 बटालियन CRPF ऑर्गेनाइज्ड ए फंक्शन जश्न चिलई कलान। 26 दिसंबर को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। चिलई कलान, इसमें याद करने वाली बात है, चिलई कलान जो है कश्मीर वैली, ये ठंडी के मौसम में मतलब का ओकेजन होता है। 3-4 टाइप है जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना, चिलई मतलब वही चिल। तो जश्न चिलई कलान CRPF के जवानों ने ऑर्गेनाइज किया। बिसलेरी द लार्जेस्ट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी, बिसलेरी जो कि हर कोई उससे पानी पिया ही होगा, सबसे बड़ी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कंपनी, उसको टाटा ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है। गुजरात वन मेंस टेबल टेनिस गोल्ड इन 36 नेशनल गेम्स। 36वें नेशनल गेम में गुजरात ने मेंस का टेबल टेनिस का गोल्ड जीता। रोहित शर्मा हैज मोस्ट सक्सेस इन T20 आईज फ्रॉम इंडिया। रोहित शर्मा के पास T20 में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा छक्के हैं और वो जल्दी ही पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल सारे फॉर्मेट्स में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। नंबर 1 पे फिलहाल क्रिस गेल है, तो उनसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। WHO चेंज द नेम ऑफ मंकी पॉक्स टू एमपॉक्स। आई थिंक जिस दिन मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया था उसी दिन आपको बताया गया था कि एमपॉक्स जो है मंकी पॉक्स को WHO एमपॉक्स बुलाना चाहता है। ठीक है। ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग मी टिल दिस लॉन्ग। एंड आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो, इसमें से आपको लग रहा है हाँ कुछ काम की चीज़ें मिल रही हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या वैसे ही जनरल अवेयरनेस के लिए, ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद।